तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 10 के बारे में, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत। यूनिट 1 है भारतीय राष्ट्रवाद की विशेषताएं, जिसमें इसका पार्ट 1 हमने देखा। उसमें हमने समझा था कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, और भारत में राष्ट्रवाद की जो विचारधाराएं वो किस प्रकार की है। यूरोपीय मॉडल से भारत का जो विचारधारा है, भारतीय राष्ट्रवाद का जो विचारधारा है वो कैसे अलग है, और यूरोपीय जो राष्ट्रवाद है वो भारत के राष्ट्रवाद से किस प्रकार से अलग है, और वो भारत में यूरोपीय राष्ट्रवाद जो है किस प्रकार से, किस कारणों से लागू नहीं होता है। हमने इस चीज़ को पार्ट 1 में समझ लिया था। इस वीडियो में हम समझेंगे भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में, कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम देखेंगे, पहले हम बात करेंगे भारत राष्ट्र है या नहीं। देखिए, तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पहले तो अंग्रेजों ने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि भारत एक राष्ट्र है। वो तो भारत को एक महज भूमि का टुकड़ा बताते रहे, एक भौगोलिक क्षेत्र मात्र बताते रहे, और उन्होंने कहा कि भारत न तो कभी राष्ट्र था और न वर्तमान में है। उन्होंने भारत को कभी राष्ट्र स्वीकार ही नहीं किया। बहरहाल, लेकिन आपने देखा कि भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, धार्मिक विभिन्नताएं हैं, जातीय विभिन्नताएं हैं, सामाजिक विभिन्नताएं हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, भाषाई विभिन्नताएं हैं, परंतु फिर भी लोगों को अपने इस भौगोलिक क्षेत्र से एक लगाव तो है, एक प्रेम तो है ना। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारत अति प्राचीन काल से ही एक राष्ट्र है। जैसे हमने पिछले के वीडियो में बताया भी था, वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे भारत के साहित्यों में, पुरातन साहित्यों में जो है भारत के बारे में कैसे भारत को महिमा मंडित किया गया है, भारत का बखान किया गया है, भारत को माता के रूप में पूजनीय बताया गया है। तो भारत के प्रति लोगों को अपने क्षेत्र के प्रति लगाव तो अनादिकाल से ही है भारत के अंदर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये बताया गया है कि औपनिवेशिक शासन के विरोध में भारत में राष्ट्रवाद का उत्पन्न हुआ एवं विकास हुआ। उसके बाद से भारत में राष्ट्रवाद के उदय के संभावित कारण हम किसको किसको मानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कारण विश्व स्तर पर राष्ट्रवादी चेतना का प्रचार प्रसार हुआ। जब फ्रांस की क्रांति आई तो पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की धारणा फैली, तो भारत भी इससे छूता नहीं रह सकता था। भारत में भी वो भावना आई। उसके बाद से भारतीय पुनर्जागरण का समय आता है। उसके बाद से ये कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा जो आधुनिकता एवं नगरीकरण को बढ़ावा दिया गया, उसके कारण भी भारत में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीय आक्रोश। उस समय में ब्रिटिशों ने, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने जो भी नीतियाँ बनाई वो केवल अपने फ़ायदे के लिए ही बनाई, और उसमें भारतीयों को अपना सीधे सीधे नुकसान दिख रहा था। इसलिए भी जो है भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ कारणों को मेंशन किया गया है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण हैं। तो यहाँ पे आपको कारण देखने को मिल जाएंगे। विदेशी प्रभुत्व के परिणाम ये एक कारण है। शासकों का जातीय दंभ ये एक कारण है। भारत तथा विदेशी हितों में विरोधाभास, प्रेस तथा साहित्य की भूमिका, राष्ट्रीय जागरण एवं सुधार आंदोलन, देश का एकीकरण, अंग्रेजों की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय, पश्चिम विचार एवं शिक्षा, एवं भारतीय अतीत का पुनः अध्ययन, ये सारे कारण रहे थे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के। चलिए अब हम इन सभी कारणों को बारी बारी से देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है विदेशी प्रभुत्व का परिणाम, जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में जो आधुनिकीकरण किया, औद्योगिकीकरण किया, नगरीकरण किया,
ये कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। उसके बाद से देखते हैं कि ब्रिटिशों ने भारत में ऐसी नीतियां बनाई जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन्होंने इन नीतियों ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का ही काम किया, क्योंकि उन्होंने जो भी नीतियां बनाई वो अपने फायदे के लिए बनाते थे। जैसे आगे हम कुछ नीतियों के बारे में बात करेंगे। आगे स्लाइड में वो नीतियां दी गई है, तो यहाँ पे हम नीतियों के बारे में बात नहीं करते हैं, आगे हम बात करेंगे। उसमें देखते हैं कि वे मानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए नैतिक, भौतिक और बौद्धिक रूप से जो परिस्थितियाँ तैयार हुई वो ब्रिटिश शासन के कारण ही हुई हैं। इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत में जो राष्ट्रवाद, जो बुनियादी तौर पे भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ और विकास हुआ, वो विदेशी अधिपत्य की जो चुनौती थी उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय हित और जो ब्रिटिशों के हित आपस में टकराने लगे थे। यहाँ पे जो भी भारतीय सरकार नीतियाँ बना रही थी वो अंग्रेजी व्यापारियों के लाभ के लिए बना रही थी। इसमें भारतीय किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इस तरीके से ये जो भारत में विदेशी प्रभुत्व था, भारत के ऊपर जो अंग्रेज़ों का आक्रमण था, कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव था, विदेशी प्रभाव, जिसके कारण भारतीयों में राष्ट्रवाद का जो है एक चेतना पैदा होती है और धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद विकसित होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्वयं ब्रिटिश शासन था, तो भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का वो स्वयं एक कारण बन गया और एक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वो आधार भी बना। फिर देखते हैं आगे। दूसरा जो कारण है वह कारण है भारतीय तथा विदेशी हितों में विरोधाभास। अब ये कैसे काम करता है, आइए इसको समझ। देखिए, भारत के प्रत्येक समूह जैसे किसान, मजदूर, व्यापारी, शिल्पी, सभी ने धीरे धीरे ये समझ लिया कि अंग्रेजी शासकों के हाथ में उनका जो भविष्य है वो बिल्कुल ही असुरक्षित है। जैसे किसानों ने क्या पाया कि सरकार ज़मीन की मालगुजारी के नाम पर उनसे एक बड़ा बड़े हिस्से की उगाही कर रही है ना। सरकार और पुलिस जो है, उनकी अदालतें, अधिकारी सभी उन जमींदारों और भूस्वामियों के ही समर्थक बने हुए हैं, रक्षक बने हुए हैं, जो किसानों से जमकर लगान का जो है वसूली कर रहे हैं ना। इस प्रकार से आप देखते हैं कि किस प्रकार से जब चाहे देश में अकाल पड़ता है, चाहे सूखा पड़ता है या कोई भी परिस्थिति होती है, किसी भी परिस्थितियों में लगान को कम नहीं किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। एक तरह से व्यापारी उनका शोषण कर रहे हैं, सूदखोर उनका शोषण कर रहे हैं किसानों के तहत। किसान अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं तो कैसे सरकारी तंत्र तुरंत सक्रिय हो जाता है और आंदोलन को दबाने के लिए भरसक प्रयास किया जाता है और आंदोलन को दबा भी दिए जाते हैं। तो इस तरीके से किसान ये समझ चुका था कि जब तक ब्रिटिशर्स भारत के अंदर रहते हैं, उनका हित कम से कम सुरक्षित नहीं होने वाला है। उसके बाद से वैसे हम मज़दूरों को देख लेते हैं, तो कभी अगर मज़दूर अपने हक के लिए कारखानों वगैरह में यूनियन बनाते हैं, हड़ताल करते हैं, तो कैसे सरकारी तंत्र उनके हड़ताल को कुचलने के लिए आगे आ जाता है, उठ खड़ा होता है उनके लिए। उसी प्रकार किसानों का कई प्रकार से शोषण किया जाता है। काम से निर्धारित घंटे से अधिक देर तक उनसे काम लिया जाता है, ऐसे ऐसे करके इनका शोषण किया जाता है। आप व्यापारियों को देखेंगे तो कैसे भारतीय व्यापारियों के व्यापार को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया जाता है। यहाँ के जो शिल्पी हैं, हस्तकरघा उनका उद्योग बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाता है। सभी प्रकार से ब्रिटिश व्यापारियों को कई प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता है, जबकि भारतीय व्यापारियों की कमर तोड़ दी जाती है बिल्कुल व्यापार में। तो एक तरीके से सभी वर्गों को ये लग गया था कि जो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सरकार है वो इनके हितों को ध्यान में नहीं रख रही है और जितनी भी सारी नीतियाँ बना रही है वो अंग्रेज़ों को ध्यान में ही रख के बना रही है।
और एक तरीके से भारत जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, बौद्धिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ रहा है, कहीं ना कहीं इनके पीछे अंग्रेजी नीतियाँ और अंग्रेजी कानून का बहुत बड़ा हाथ है। तो चलिए, हम अगला कारण माना जाता है शासकों का जातीय दंभ। तो आप देखेंगे कि उस समय में ब्रिटिश भारत में शासन कर रहे थे और एक तरीके से जो अंग्रेज थे वो अपने आप को समस्त एशियाई लोगों से श्रेष्ठ समझते थे। उनका ये मानना था कि हम बिल्कुल ही सभ्य हैं और पूरे पूरे विश्व को हम सभ्यता सिखाएंगे। वे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और बाकी सभी लोगों को अपने से निम्न समझते थे। अंग्रेजी पत्रिका है, एक बहुत मशहूर पत्रिका है पंच। ये जो है भारतीयों पर तरह तरह के व्यंग किया करती थी। भारतीयों को एक गोरिल्ला और हबशी के रूप में ये चित्रित करती थी और ये कहती थी कि भारतीय जो हैं वह एक तरीके से पशु हैं और उनको जो है बलपूर्वक ही उनको नियंत्रण में रखा जा सकता है। इस प्रकार से भारतीय के ऊपर ये टिप्पणी करते हैं। एक छोटा अधिकारी भी भारत में काफ़ी उदंड हुआ करता था, अंग्रेज कर्मचारी। और ये एक तरीके से आप देखेंगे कि सभी स्थानों पर भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, चाहे रेलवेज हो, रेलवे के प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का अधिकार हो, या फिर सार्वजनिक स्थान जैसे रेस्टोरेंट वगैरह पे भारतीयों को जाने का मना ही था। इस प्रकार से स्वयं को ये सभ्य और भारतीयों को असभ्य बताते थे, बर्बर बताते थे। तो कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में भी इनके प्रति एक द्वेष, एक घृणा पैदा हो गई थी। भारतीय भी इनको अपवित्र, विधर्मी, खूंखार और लालची समझते थे। तो इस प्रकार से ये भी एक कारण रहा जो धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद के उदय की ओर अग्रसर हुआ भारत। तो आगे देखते हैं अगला कारण। जो अगला कारण है वो है अंग्रेजी कार्यालय के लिए कलक तैयार करना, यानी कि पश्चिमी शिक्षा, विचार और शिक्षा। देखिए ये कैसे काम करता है कि अंग्रेज भारत को शिक्षित करना नहीं चाहते थे। कम से कम उनका मकसद था कि भारतीयों में से ही हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो उनके कार्यालयों में कार्य कर सके। क्योंकि उनके कार्यालयों में कार्य करने के लिए अंग्रेजी की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके सभी कार्य अंग्रेजी में संपादित किए जाते थे। इसलिए उन्होंने पश्चिमी शिक्षा पे जोर दिया था, लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहा। उनका विचार था कि किसी भी तरह भारतीय तो देखने से वेशभूषा में भारतीय रहें, लेकिन वैचारिक रूप से वो अंग्रेज बन जाए, अंग्रेजों की स्वामी भक्ति करें, अंग्रेजों के लिए कार्य करें। इसके लिए उन लोगों ने पश्चिमी शिक्षा को लागू की। उनका पश्चिमी शिक्षा को लागू करने का मेन मकसद था अंग्रेजी कार्यालय के लिए कलट तैयार करना, है ना, अंग्रेजी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब लोगों ने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब लोगों ने पश्चिम की जो यूरोपीय कंट्रीज थे वहाँ के आधुनिक, बुद्धि संगत, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और राष्ट्रवादी विचारों का अध्ययन करना भी लोगों ने शुरू कर दिया। लोगों ने समसामयिक जो उस समय तत्कालीन समय में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे अन्य देशों के अंदर, उस पर भी लोगों ने नज़र रखना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ होती थी उनको लोगों ने समझना शुरू कर दिया अच्छे तरीके से। इस प्रकार जो अन्य पश्चिमी विचारक थे, रूसो, पेन, जॉन स्टुअर्ट मिल इत्यादि, इनको भारतीय लोगों ने इनका अध्ययन करना शुरू कर दिया। मैजनी, गैरिबाल्डी तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रवादी नेताओं के विचार जो हैं इनके आदर्श बन गए। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी जब भाषा को लोगों ने अध्ययन कर लिया तो अंग्रेजी भाषा ने पूरे देश को एक संपर्क में लाकर खड़ा कर दिया। आप देखें कि भारत में कितनी ज़्यादा भाषाई विविधताएं हैं। प्रत्येक क्षेत्रों में अलग अलग, प्रत्येक राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी उस समय, आज भी बोली जाती हैं। तो चूँकि अंग्रेज़ों का शासन तो समस्त देश पे था। अब जब अंग्रेज़ों ने पश्चिमी शिक्षा को लागू किया
तो पूरे समस्त देशों में एक ही प्रकार की शिक्षा प्रणाली लागू हो गई। सभी लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण किया और एक तरीके से सभी राज्यों के बीच अंग्रेजी जो भाषा है एक संपर्क सूत्र का काम किया और सारे देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। तो संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की शिक्षा प्रणाली फल फूल रही थी। इस प्रकार से एक समाज में एक ही विचार को प्रोत्साहन मिला है ना। तो इस प्रकार से हम देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मानने लग जाएं कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो आधुनिक शिक्षा प्रणाली को उपज नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, अंग्रेजी शिक्षा जो है भारतीयों को पश्चिमी विचारों से अवगत जरूर कराया। अंग्रेजों की जो वास्तविक नीतियाँ थी, उनकी फाइलें थी, उनको लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये अंग्रेजी जो शिक्षा थी, ये पाश्चात्य शिक्षा थे, जो थे विचार थे, भारतीयों को एक गहरे रूप से प्रभावित जरूर करते हैं। तो हम इस प्रकार से एक कारण मान सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पश्चिमी विचार एवं शिक्षा को। तो अगला जो कारण है वो है भारत में मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। अब जब देखेंगे कि भारत में जब पश्चिमी शिक्षा और विचार का प्रचार प्रसार होता है तो भारत में जो वर्ग पहले से पढ़ा लिखा था वो बहुत ही जल्दी अंग्रेजी भाषा को सीख लेता है। और इससे क्या होता है कि भारत में एक अलग वर्ग का उदय हो जाता है, क्योंकि उस समय में अंग्रेजी भाषा सीख लेने से सरकारी नौकरियां मिल जाती थी। सरकारी नौकरियों के मिलने से समाज में एक अलग प्रतिष्ठा कायम हो जाती थी। इसलिए एक प्रकार से ये एक अलग वर्ग के रूप में उभरा, जिसको मध्यम वर्ग का नाम दिया गया। आगे चलकर ये वर्ग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है भारत में। जो आगे बहुत सारे जो भी राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, इनका कमान एक तरीके से कहें तो इन्हीं नेताओं के हाथ में हो जाता है, जो मध्य वर्ग से आए थे। इसी मध्यम वर्ग ने आगे चल के समाचार पत्र निकालने का कार्य किया, पत्रिकाएं निकाली, साहित्य लेखन का कार्य किया। इन्हीं मध्यम वर्ग ने आगे चल के पाश्चात्य विचारों का अध्ययन किया एवं उसे देश में प्रचार प्रसार करने का काम किया। तो इस प्रकार से ये भी एक कारण मान सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय का। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। उसके बाद आता है भारतीय अतीत का पुनः अध्ययन। भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की जो परंपरा थी वो उस प्रकार से नहीं थी जिस प्रकार से अन्य जगहों में इतिहास लेखन की परंपरा पाई जाती है। तो भारतीयों को अपने पुराने इतिहास की उतनी जानकारी नहीं थी, है ना। और चूँकि भारतीयों ने स्वयं का इतिहास उतने अच्छे तरीके से नहीं लिखा था जिस प्रकार से लिखना चाहिए था। तो भारत को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी नहीं था। और जो ब्रिटिश अधिकारी थे, लेखक थे, इन्होंने दुष्टतापूर्ण भारत के इतिहास को बताने का काम किया। हालांकि ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। कुछ ऐसे भी इतिहासकार हुए हैं जो भारत के अतीत को ढूंढने में उन्होंने बहुत मेहनत किया और भारत के गौरवशाली इतिहास को सामने भी लेके आए। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि जैसे ही भारतीयों ने अपने गौरवशाली इतिहास को जाना तो एक तरीके से भारतीयों को लगने लगा कि नहीं, हम भी असभ्य नहीं थे जिस प्रकार हमें अंग्रेज बता रहे हैं। शिक्षित नेताओं ने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जगाने का प्रयास किया, लोगों को अपने गौरवपूर्ण इतिहास से अवगत कराया। इस प्रकार से भारतीय इतिहास और साथ साथ भारतीय कला साहित्य का पुनः अध्ययन किया गया, जिससे लोगों में एक तरीके से प्राचीन शासक अशोक, विक्रमादित्य, अकबर, उस समय की कला, स्थापत्य, साहित्य, दर्शन, विद्वान, इस सब का जब गौरव इतिहास पता चला तो लोगों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। हाँ, हालांकि इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। कुछ लोग भारतीय पुरातन इतिहास के अध्ययन में उसकी बुराइयों को भूल जाते हैं, क्योंकि सभी कालखंडों में कुछ कुरीतियाँ प्रचलित थी
कुछ बुराइयां प्रचलित थी, तो उसको एक तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाता है और भारतीय गौरवशाली इतिहास को एक तरीके से अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। और उसी प्रकार उसी क्रम में हम देखते हैं कि एक अलग शक्ति जो मुस्लिम शक्ति थी, वो अरब के इतिहास को गौरवपूर्ण बताती है, मुस्लिम शासकों के इतिहास को गौरवपूर्ण बताती है, और इस तरीके से भारत में एक सांप्रदायिकता का उद्भव हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक नकारात्मक पहलू भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला कारण है प्रेस एवं साहित्य की भूमिका। अंग्रेजों ने प्रेस एवं साहित्य को निकाला। इसके तहत वे अपनी पत्रिकाएं, समाचार पत्र वगैरह का छापते थे, लेकिन इसका प्रयोग भारतीयों ने भी किया। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने प्रेस स्थापित किया, समाचार पत्र तथा साहित्य का प्रकाशन प्रारंभ किया, लेकिन भारतीयों ने इसका प्रयोग करते हुए देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए पत्र, पत्रिकाएं, ये समाचार पत्र वगैरह छापना शुरू किया। लोगों में आर्थिक, सामाजिक विचार तथा अखिल भारतीय चेतना को जगाने हेतु इनका प्रयोग किया भारतीयों ने। आप देखेंगे कि कई सारे राष्ट्रवादी समाचार पत्र छपते थे, जैसे राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश, हिंदू पैट्रियट, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली ट्रिब्यून, द इंडियन मिरर, बॉम्बे क्रॉनिकल, इस प्रकार के ये सारे राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे जो देश में लोगों के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरित करने का काम कर रहे थे, लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जगा रहे थे। उसी प्रकार आप देखेंगे कि राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले कुछ साहित्यकार जैसे नील दर्पण, रविंद्रनाथ ठाकुर, विष्णु शास्त्री, सुब्रमण्यम भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अल्ताफ हुसैन, लक्ष्मी बेज बरुआ, ये कुछ राष्ट्रवादी साहित्यकार हुए जो अपने लेखन के माध्यम से, जो अपने साहित्य के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम कर रहे थे। तो इस प्रकार से प्रेस और साहित्य की भूमिका ने भी भारत में राष्ट्रवाद को उदय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं कैसे देश का एकीकरण हो जाता है। राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और आर्थिक रूप से देश का एकीकरण हो जाता है। राजनीतिक रूप से क्या होता है कि पूरे भारत के अंदर एक ही प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित हो जाती है। सरकार की पूरे भारत में एक प्रकार के सरकार की स्थापना होती है, एक प्रकार से चुनाव किए जाते हैं। इस प्रकार से पूरे देश की जो राजनीति जो है एक हो जाती है। आप देखेंगे कि पूरे भारत में एक समान कानून, एक नीति कारण एक जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, जिससे निपटने के लिए एक समान लोग विरोध करते हैं। इस प्रकार से पूरे देश में राजनीतिक एकता कायम हो जाती है। आप देखें कि प्रशासनिक एकता में क्या होता है कि एक केंद्रीय शासन, यानी कि एक केंद्र से संपूर्ण देश में शासन स्थापित की जाती है। पूरे देश में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की जाती है। एक कानून व्यवस्था समस्त देश में लागू की जाती है। समस्त देश में समान प्रशासन की ढांचा को लागू किया जाता है। तो प्रशासनिक रूप से भी देश का एकीकरण कर दिया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से क्या करते हैं कि अंग्रेज भारत के लघु एवं कुटीर उद्योग, जो हस्तशिल्प उद्योग थे, इसका विनाश कर देते हैं। स्थानीय जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी उसको ये विनष्ट कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये सब विनष्ट होने के बाद जो है व्यापार और वाणिज्य के लिए लोग एक देश में एक जगह से दूसरे जगह तक जाने आने लगते हैं। इस प्रकार समस्त देश का आर्थिक हित एक दूसरे से जुड़ जाता है। और इस सब में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो संचार व्यवस्था निभाता है। संचार व्यवस्था के अंतर्गत जैसे अंग्रेजों ने रेलवे का निर्माण किया, सड़कें बनाई, तार का व्यवस्था किया, डाक का व्यवस्था किया। हालांकि ये चीज़ें वो भारत के विकास के लिए नहीं कर रहे थे। रेलवे का तो विकास उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये जो रेलवे के माध्यम से वे क्या करते थे कि ये व्यापार, रेलवे के माध्यम से व्यापार करते थे। इन्होंने जो अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई थी वो तटीय क्षेत्रों में बनाई थी, ताकि वहाँ से जहाज़ों से माल भर के आसानी से लाया या ले जाया जा सके। तो चूँकि उनके वहाँ पे कोठियाँ स्थापित थी और समस्त देशों में माल खरीद के
रेलों के माध्यम से उनको वहाँ तक लेके जाया जाता था। इसके अलावा रेलों का प्रयोग एक तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए, सैनिकों को तीव्र गति से प्रत्येक क्षेत्रों में पहुँचाने के लिए भी रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने सड़कें भी इसीलिए बनाई। अपनी कम्युनिकेशन व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने तार का व्यवस्था किया, डाक का व्यवस्था किया, और इसका प्रयोग भारतीयों ने भी किया। रेल के बन जाने से अब समस्त देशों के जो भी राजनीतिज्ञ थे, नेता थे, आपस में कनेक्टेड हो गए। वे एक दूसरे के विचारों से प्रभावित हुए, साहित्य के विकास से। डाक के माध्यम से वे कम्युनिकेट कर सकते थे एक दूसरे से, एक दूसरे के विचारों को जान सकते थे, एक दूसरे से बात कर सकते थे। तो इस प्रकार से ये संचार व्यवस्था ने भारत को एकीकरण करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, और ये एक राष्ट्रवाद के उदय का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। फिर आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जागरण हेतु सुधार आंदोलन चलाए जाते हैं। अब देखते हैं कि भारत में कैसे नस्लीय तनाव बढ़ गया था अंग्रेजों और भारतीयों के बीच। धर्मांतरण एक अलग समस्या बनी हुई थी, क्योंकि उस समय ईसाई जो पादरी होते थे वो भारतीयों को लालच देके हिंदू धर्म की कुरीतियों के बारे में बताकर ईसाई धर्म में लोगों को तेज़ी से धर्मांतरण करा रहे थे। तो इस धर्मांतरण को रोकने के लिए भारत में कुछ लोग आते हैं और भारत में सांस्कृतिक जागरण का कार्य करते हैं। ये आध्यात्मिक श्रेष्ठता स्थापित करने की बात करते हैं। इसमें अब संस्कृतियों को ठोस इकाई के रूप में ये निरूपण करते हैं, है ना, और आधुनिक राष्ट्रवाद की संस्कृति का निर्माण करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये लोग आगे आते हैं और हिंदू धर्म में प्रचलित अंधविश्वास, पाखंड और जो भी कुरीतियाँ हैं, कर्मकांड हैं, उनकी आलोचना करते हैं, और एक तरीके से भारत की जो सांस्कृतिक जो विरासत है उसको संजोने का प्रयास करते हैं। उनको एक बार फिर से ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं अगला कारण, अंग्रेजों की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। तो इसमें हम कुछ नीतियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप कर संबंधी नीतियों के बारे में बात करेंगे तो भारतीय पे कई प्रकार के कर लगाए जाते थे। एक तरीके से भारतीय व्यापारियों को भी परेशान किया जाता था। आप देखेंगे कि चाहे सूखा हो, अकाल हो, कुछ भी हो, भारत के किसानों को टैक्स देना ही होता था। टैक्स में कोई किसी भी प्रकार की मरम्मत नहीं की जाती थी। सेना से में देखेंगे तो एक निश्चित पद तक ही भारतीय सेना में भारतीय लोग पहुंच सकते थे, उसके ऊपर भारतीयों को प्रमोशन सेना में नहीं किया जाता था। भारतीय सेनाओं को अलग सुविधाएं दी जाती थी, जबकि भारतीय सेनाओं में ही अंग्रेज सेनाओं को अलग सुविधाएं दी जाती थी। न्याय संबंधी भी आप देखेंगे कि न्याय संबंधी एक जैसे इल्बर्ट बिल आता है, न्याय संबंधी इल्बर्ट बिल, इसमें ये लॉर्ड रिपन के समय में आया था। इस समय में क्या होता है कि इल्बर्ट बिल इसको अंग्रेज जो अभियुक्त होते थे, अंग्रेज जो अपराधी होते थे, उनके बारे में मुकदमा सुनने का अधिकार जो है वो भारतीय जजों को भी दिया जाने लगा। इसके खिलाफ में अंग्रेज एक आंदोलन कर लेते, इसको श्वेत आंदोलन के भी नाम से जाने जाते हैं। ये उनका एक तरीके से जातीय दंभ ही था कि एक काला, यहाँ काला कहने से मतलब भारतीय लोगों से है कि एक भारतीय अंग्रेजों का मुकदमा कैसे सुन सकता है। इसको लेके इल्बर्ट बिल के विरुद्ध में श्वेत आंदोलन होता है। व्यापार संबंधी भी आप देखेंगे कि जितने भी कानून बनाए गए वो अंग्रेजों को हित में रख के बनाए गए। शिक्षा संबंधी भी कई सारे अधिकार थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है, ये भारतीय जो स्वतंत्रता ये जो भारतीय स्वतंत्रता की बात करते थे, प्रेस अखबार भारत में राष्ट्रवादी चेतना का प्रचार प्रसार करते थे। उन प्रेसों पे कैसे ये प्रतिबंध लगाने का काम करता है ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नौकरियों में भी जो है भारत के संबंध में भारतीय हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता था, अंग्रेजी हितों को ध्यान में रखा जाता था। लैक्स लोकी एक्ट था, जैसे लैक्स लोकी एक्ट में हम कह सकते हैं कि
जो व्यक्ति ईसाई धर्मांतरण कर लेता था उसे अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाता था, अन्यथा किसी को अधिकार नहीं था पैतृक संपत्ति में। इस प्रकार से अंग्रेजों की कई सारी नीतियाँ थी जो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों की भावनाओं को आहत करती थी, अंग्रेजों के प्रति इनके मन में घृणा पैदा करती थी। और कहीं ना कहीं भारतीयों को भी ये समझ में आने लग गया था कि भारत में भारतीयों का हित तभी हो सकता है जब सत्ता किसी भारतीय के हाथ में हो। और इस प्रकार से लोगों में अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति एक भावना पैदा हो जाती है और ये भावना राष्ट्रवाद के रूप में परिणत होती है। तो चलिए हम देखते हैं अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।